हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पार्ट तीसरे की बनाई जा रही है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे चालकता क्या होती है, मतलब कंडक्टेंस, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ओम्स लॉ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जो अगला टॉपिक रहेगा विद्युत पावर, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। चलिए आज का वीडियो बिना देरी का शुरू करते हैं। अगर आप बिना स्पीकर के वीडियो देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। प्लीज़ बिना स्पीकर के ही देखें वीडियो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो रहेगा क्या चीज़? कंडक्टेंस। देखिए, कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है। कंडक्ट जिस प्रकार से रजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का या कंडक्टिंग क्या किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो उसमें क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो का अपोज करता है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जितना ज़्यादा वो अपोज करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका रजिस्टेंस हाई होगा। तो उस केस में करंट उसमें क्या होगा, उतना ही कम फ्लो होगा। तो ये किसका नेचर है? ये उस पदार्थ का नेचर है कि वो क्या करता है, उसका अपोज करता है या फिर उसको सपोर्ट करता है। तो देखिए, जो कंडक्टिंग मतलब जो मटेरियल है हमारा, अगर उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो उस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानेंगे? रजिस्टेंस के नाम से। लेकिन अगर वही मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको हम किस नाम से जानेंगे? कंडक्टेंस। ठीक। यानी किसी भी मटेरियल का एक बेसिक प्रॉपर्टी जो उसके क्या कर सके कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनके मूवमेंट को वो सपोर्ट करे, ये उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम किस नाम से जानेंगे? कंडक्टेंस के नाम से। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका जो डेफिनेशन है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल यानी किसी भी चालक पदार्थ के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उस चालक पदार्थ की चालकता कहलाती है। रजिस्टेंस को हम डिनोट करते थे किससे? कैपिटल आर से या फिर स्मॉल आर से। ठीक। लेकिन जो चालकता होगा उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। और व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? आर इनवर्स। तो और आर इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? 1/r। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जी होगा, जी इज इक्वल टू कितना होगा? 1/r। ठीक। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, अगर तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो जो हमारा रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा उसको हम लिखते हैं मो, MHO, या फिर ओम इनवर्स। ठीक है। तो ये रहा चालकता। यानी चालकता को अगर हम देखेंगे तो किसी भी मटेरियल का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है जो उसमें क्या कर सके कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह का वो सपोर्ट कर सके। यानी और इलेक्ट्रॉन प्रवाह का सपोर्ट कौन करेगा? चालक पदार्थ। तो यानी जो चालकता होती है, चालक पदार्थ का एक प्रॉपर्टी है कि वो कितना जो है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो का सपोर्ट कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो किसका व्युत्क्रम है? उसके प्रतिरोध का। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया कि चालक पदार्थ के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वह उस चालक पदार्थ की चालकता कहलाती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। और इसका जो फार्मूला होता है, जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/r। और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? मो, या फिर ओम इनवर्स। अब देखिए, बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ओम का नियम। ठीक है। ओम का नियम क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि हमारे पास एक कोई सर्किट है। ठीक है। इस पर हमने 5 एम्पियर का जो है 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगाया। और इसको हमने क्या किया कि एक 20 वोल्ट का बैटरी सोर्स है। तो अगर हम बात करेंगे आर का, ठीक,
तो R इज इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा, V अपॉन आई, और V का मतलब कितना हो जाएगा 20/5 यानी 4 ओम, 4 ओम। तो देखिए R इज इक्वल टू V अपॉन आई जो है, ये ये जो फार्मूला है ये ओम का नियम नहीं है, ये रजिस्टेंस को एक बेसिक डेफिनीशन है, ठीक ना, कि R इज इक्वल टू वी अपन आई होता है। ये रजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है कि रजिस्टेंस इस सर्किट में कितना होना चाहिए, या फिर यूनिट करंट के लिए हम कितना रजिस्टेंस लगाएं। किसी से पूछो कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो वो यही बताएगा कि V इज इक्वल टू आई आर, या फिर R इज इक्वल टू वी अपान आई। तो R इज इक्वल टू वी अपान आई ये ओम का नियम नहीं है। R इज इक्वल टू वी अपान आई ये क्या है कि एक इसका फाइंडिंग पार्ट है कि R जो रजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है। फिर या फिर अगर किसी से पूछो कि वी और आई का जो रेशियो होता है वो कितना होगा, तो वी और आई का जो रेशियो होगा वो रजिस्टेंस होगा। ये ओम का नियम नहीं बल्कि क्या है, रजिस्टेंस को फाइंड करने का फार्मूला है। ओम का नियम है क्या, तो ओम का नियम जो होता है थोड़ा सा इससे अलग होता है। क्या है ओम का नियम, तो देखिए ओम का नियम ये कहता है कि किसी भी चालक का जो भौतिक अवस्था है, ताप हो गया, ठीक है, दाब हो गया, ये ये सब चीज़ को हम अगर क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट यानी फिर उसको जो है कि नियत रख रहे हैं, तो उसमें से उस सर्किट में से जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो अगर जो करंट फ्लो होता है वो क्या होगा, उस पर अप्लाई किए गए वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। आई प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर हम कह सकते हैं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर अगर और इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कहा जा सकता है कि वी और आई का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये जो है कि ओम का नियम है, ठीक है। V और I का जो रेशियो होगा कांस्टेंट होगा। ये कब होगा, ये तब होगा जब हमने टेम्परेचर और प्रेशर यानी उसकी जितनी भी फिजिकल कंडीशन है उसको हमने कांस्टेंट रखा है, तब होगा क्या चीज़, V और I का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये चीज़ हुआ कि अगर हम इसमें कोई ग्राफ अगर खींचें, तो देखिए अगर हमने एक्स एक्सिस पर आई और वाई एक्सिस पर अगर वी लिया है, तो हमें क्या चीज़ मिला है, वी और आई का जो रेशियो है वो कितना है, कांस्टेंट है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक सिंगल मतलब कांस्टेंट लाइन होगी, ठीक। तो ये चीज़ जो है कि ये कहलाता है हमारा ओम का नियम, यानी R इज इक्वल टू वी अपन आई, कब, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये तो अब इसमें दो कैटेगरी हो जाती है। अगर कोई भी मटेरियल जो इस लॉ को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। जैसे हमारा क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, या फिर इंडक्टर हो गया, या फिर कैपेसिटर होगा। तो ये सब क्या है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। यानी कि अगर हम इनके अक्रॉस वोल्ट, इनका जो है ताप और दाब अगर हमने कांस्टेंट अगर रखा है, तो रेशियो जो होगा वोल्टेज और करंट का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन जो इसको फॉलो नहीं करते हैं वो क्या होगा कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे हमारा क्या चीज़ है, हमारा जो है कि डायोड हो गया, ठीक है, डायोड ट्रायोड। तो इनका जो अगर हम वोल्टेज और रे मतलब वोल्टेज और करंट का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। इनका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का जो है कि ग्राफ बनता है, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें इसका रजिस्टेंस कितना होगा तो उसका भी फार्मूला, मतलब उसको भी कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू वी अपान आई से ही निकालेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखे रहिएगा कि R इज इक्वल टू वी अपान आई जो है कि ये क्या है, ओम्स लॉ का नियम नहीं है, मतलब ओम का नियम नहीं है। ये क्या है, जब हम किसी भी, जब कोई भी भौतिक अवस्था जैसे चालक का जो है कि ताप दाब ये सब अगर हम
कांस्टेंट रखें तो उस केस में वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये हमारा कहलाता है ओम का नियम। ठीक, तो R इज इक्वल टू वी अपन आई जो है कि ये तो डायोड के लिए भी निकल जाएगा, लेकिन क्या चीज़ है कि इस केस में ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। इसका ग्राफ जो है कि ये ऐसा है, लेकिन जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं उनका वी और आई का जो ग्राफ बनेगा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ओम का नियम क्या चीज़ है? तो ओम का नियम कहता है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब अपरिवर्तित रहती है तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक, मान लिया कि अगर उसके सिरों पर जो वोल्टेज लगाया गया वो V है और जो करंट फ्लो होगा वो I है, तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? I प्रोपोर्शनल टू V, या फिर जो है कि V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा R। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या चीज़ कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू तो R इज इक्वल टू क्या है? V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन I जो होगा वो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या चीज़ कहलाता है? ओम का नियम। अब इसकी जो है कि परिसीमाएं क्या होती हैं? तो देखिए, ओम के नियम की जो लिमिटेशंस है, जो उसकी सीमाएं हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसकी जो लिमिटेशंस है, पहला क्या है कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, यानी जो कंडक्टर हैं, केवल कंडक्टर के लिए ही जो है कि ओम का नियम क्या होता है? वो सही होता है। दूसरा क्या होता है कि ओम के नियम के लिए उसकी भौतिक अवस्थाओं का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी ओम का नियम जो है उसकी भौतिक अवस्थाओं का स्थिर होना बहुत आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है? अच्छा, भौतिक अवस्था का मतलब क्या चीज़ होता है? जो कांस्टेंट होगा तो भौतिक अवस्था का मतलब क्या हो गया? प्रेशर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, तो ये सब क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। इसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड जो है कि ओम का नियम नॉन लीनियर यानी अरेखीय तत्व के परिपथ पर लागू नहीं होता है। अरेखीय तत्व का मतलब क्या चीज़ हो गया कि जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे क्या चीज़? डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया। ठीक है, तो ये सब जो आते हैं उनको हम बोलते हैं अरेखीय तत्व। इनका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, लेकिन जो लीनियर एलिमेंट होते हैं जैसे कि रजिस्टेंस कैपेसिटेंस, उनका वी आई करेक्ट जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो इनको हम बोलेंगे लीनियर एलिमेंट। ठीक है, यानी जो रजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, और इसका जो वी आई ग्राफ होगा वो क्या होगा? लीनियर ना होकर के बल्कि कुछ इस टाइप का होता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज़? नॉन लीनियर एलिमेंट, जो कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। तो इनका वीआई ग्राफ जो है कुछ ऐसा होता है। तो इसको हम क्या चीज़ बोलेंगे? अरेखीय तत्व यानी नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़? जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है उससे कुछ रिलेटेड डेफिनीशन। ठीक, तो हमारा जो पहला डेफिनीशन है वो क्या है? वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये क्या होता है वैद्युत शक्ति? तो देखिए, किसी विद्युत उपकरण में जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विप वो अप्लायंसेज हैं, कोई भी विद्युत उपकरण है, उसमें अगर 1 सेकंड में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। यानी 1 सेकंड में वो जितना भी जो है वो इक्विपमेंट हो या अप्लायंसेज हो, तो वो 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा? यूज़ करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। और इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वाट। तो अगर हम इसका फार्मूला देखें तो जो वैद्युत शक्ति होगा उसको डिनोट किससे करेंगे? पी से। तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया? पी इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम।
ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा उसका जो फार्मूला होगा क्या हो गया, P इज इक्वल टू W/T, जहाँ W क्या है, किया गया कार्य यानी वर्क डन है, और टी क्या है, जो वर्क डन करने में जो टाइम लगा। इसकी यूनिट अगर हम कहें तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, या फिर इसको हम और किस नाम से जानते हैं, वाट के नाम से। तो अब अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो ये तो एक सिंपल सा था फार्मूला। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम देखेंगे तो जो किया गया कार्य होगा W, वो कितना होगा, VIT, यानी वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम। तो VIT, और उसको कार्य करने में जो लगा समय होगा वो T हो गया। तो अगर P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T, अगर उसको यहाँ पे रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, VIT/T। तो T से T कैंसिल हो गया, तो हमें क्या चीज़ मिला, V इंटू आई। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा उसका जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू VI या फिर W/T। ये जो फार्मूला है वो किसका है, इलेक्ट्रिकल पावर का। तो बस आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग देखेंगे जो दूसरा है सर्किट का, लीनियर सर्किट क्या होता है। ओके, थैंक यू।